हेलो एवरीवन, नमस्कार। नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, जिसमें बेटा हम लोग चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के जूलॉजी के फिलहाल PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर में और क्या क्या बन सकते हैं जो आपके नीट में आ सकते हैं वो भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो बात करें पाचन एवं अवशोषण की, जो कि आपका मानव कारिकी का सबसे पहला अध्याय है। तो इस अध्याय से बेटा काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके नीट में। जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा मिनिमम एक मैक्सिमम दो क्वेश्चन, कभी कभी तीन भी आए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा जितने क्वेश्चंस इसमें नीट में आए हुए हैं मुझे लगता है वो काफ़ी सफिशिएंट हैं। अगर हम ये बात करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स आपके कवर किए गए हैं। ठीक है, मेनली यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वो बनते हैं आपकी ग्रंथियों से। ठीक है, आपकी जो पाचन ग्रंथियाँ हैं जिसमें आपकी यकृत ग्रंथियाँ होंगी, सॉरी आपकी जठर ग्रंथियाँ हो गई। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए आपके, फिर आपकी अग्नाशय और आपकी आंती ग्रंथियाँ। इनमें से जो बेटा पाचन रस आता है उनमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, पहला तो क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा बेटा इन्हीं कोशिकाओं के स्रावन और उनके नहीं होने से क्या होगा, इस पर क्वेश्चन बनता है। अवशोषण से बेटा एक क्वेश्चन बनता है कि किसका अवशोषण किस रूप में कहाँ होता है, और रोग से बनता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे लगता है ये सबसे सिंपल चैप्टर पूरे बायो में यही है ना। तो देख लेते एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। सबसे पहला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, पहला ही प्रश्न आपका अवशोषण से आ गया है। कॉलम एक में दिए गए मानव के में पाचन उत्पादों को कॉलम दो में दिए गए अवशोषण स्थल एवं अवशोषण प्रणाली के सही मिलान को चुनिए। तो अवशोषण स्थल बेटा कहाँ कहाँ अवशोषण हो सकता है, आपकी मुख गुहा में हो सकता है, आमाशय में हो सकता है, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। ठीक है, और किस रूप में होता है, सक्रिय अवशोषण होता है, निष्क्रिय या सुसाध्य होता है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आता है बेटा कोलेस्ट्रॉल और माल्टोज। तो माल्टोज और कोलेस्ट्रॉल ये बड़ी आंत में बेटा, बड़ी आंत में जल का और कुछ ड्रग्स का, खनिज आयनों का अवशोषण होता है, ये गलत हो गया। ग्लाइसिन और ग्लूकोज अमीनो अम्ल है, और आपका ये क्या है आपका ग्लूकोज। ठीक है, इनका छोटी आंत में सक्रिय अवशोषण होता है। ठीक है, पहले निष्क्रिय होता है बाद में सक्रिय होता है। ठीक है, फ्रक्टोज और सोडियम आयन में फ्रक्टोज और सोडियम आयन का छोटी आंत में निष्क्रिय निष्क्रिय नहीं होता बेटा, फ से फ्रक्टोज और फ से फैसिलिटेटेड। ठीक है, सुसाध्य अवशोषण होता है बेटा आपके फ्रक्टोज का, तो ये भी गलत हो गया। ग्लिसरॉल और वसा अम्ल का ग्रहणी में नहीं होता है, काइलोमाइक्रॉन के रूप में गति करते हैं। तो बेटा ग्रहणी में ये नहीं करते हैं, छोटी आंत में जो मध्यांत और शुद्रांत होता है वहां पर बेटा इनका अवशोषण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। चलिए अगला देख लेते हैं। मानवों में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है। तो बेटा हमें पता है कि दूध में दुग्ध प्रोटीन होती है, और दुग्ध प्रोटीन क्या है बेटा आपकी केसीन। ठीक है, केसीन प्रोटीन का अवशोषण बेटा कहाँ, सॉरी इसका पाचन कहाँ होता है, आपके आमाशय में होता है। ठीक है, तो आरंभिक क्रिया मतलब मुख में तो अमाइलेज होता है, अमाइलेज प्रोटीन का पाचन नहीं करता, स्टार्च का करता है। दूध में केसीन प्रोटीन है, तो प्रोटीन का पाचन आपके आमाशय में शुरू होता है। तो आमाशय में बेटा बच्चों में रेनिन नाम का एंजाइम होता है, जो कि प्रोरेनिन के रूप में, निष्क्रिय रूप में स्रावित होता है, और रेनिन में परिवर्तित होकर HCl की उपस्थिति में ये केसीन को कैल्शियम की उपस्थिति में कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं दूध का दही बनना, है ना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 3। मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ इसीलिए, ताकि आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। फ्रक्टोज का अवशोषण आंत की श्लेष्मा कोशिकाओं में से होकर रक्त में किस क्रियाविधि से होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था, F से फ्रक्टोज और F से ही फैसिलिटेटेड, यानी कि सुसाध्य परिवहन होता है बेटा इसका, फैसिलिटेटेड। तो उत्तर हो जाएगा इसका 2। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो भी पूछा जाए बेटा पहले आप उसको अंडरलाइन कर लिया करो, वरना बाद में होता है कि मैडम हमने वो सही नहीं पढ़ा, है ना। ब्रूनर की ग्रंथियां आमाशय की अधः श्लेष्मिका में उपस्थित होती हैं। तो बेटा ब्रूनर की ग्रंथियां पहली बात तो आमाशय में नहीं होती हैं, छोटी आंत में होती है। ठीक है, अधः श्लेष्मिका में होती हैं, बिल्कुल सही बात है, सब म्यूकोजा में होती है, और ये पेप्सिनोजन स्रावित करती हैं, पेप्सिनोजन स्रावित ये नहीं करती हैं। गोबलेट कोशिकाएं आंत की श्लेष्मिका में उपस्थित होती हैं। ठीक है, गोबलेट कोशिका आपकी पूरी आहार नाल की श्लेष्मिका में उपस्थित होती है, आंत में भी होती हैं, और ये श्लेष्मा स्रावित करती हैं, बिल्कुल सही है। ऑक्जिनटिक, जिनको हम पैराइटल या भित्ति कोशिकाएं कहते हैं, आमाशय की श्लेष्मिका यानी कि म्यूकोजा में उपस्थित होती है तथा HCl का स्रावन करती है। साथ ही साथ बेटा ये नैच कारक यानी कि कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का भी स्रावन करती है, जो कि विटामिन B12 का अवशोषण कराते हैं, और उसकी कमी से
निमोनिया होता है, सॉरी अनीमिया होता है, निमोनिया बोल रही हूँ, अनीमिया होता है। ठीक है, चलिए। एसिनी अग्नाशय में उपस्थित होती हैं, ठीक है, और ये कार्बोक्सी पेप्टाइड स्रावित करती है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो बेटा ये कार्बोक्सी नहीं, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज स्रावित करती है। ठीक है, ये निष्क्रिय रूप में स्रावित करती है ना, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि एंटेरोकाइनेज जो कि आपके हाथ से आता है, वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है सक्रिय रूप में। ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में स्रावित करता, मतलब परिवर्तित करता है। ठीक है, तो वैसे तो ये भी गलत है, लेकिन ठीक है इसको हम सही बोल सकते हैं, पर पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत है ना, क्योंकि आमाशय में नहीं छोटी आंत में होती, तो गलत हो जाएगा आपका पहला। अगला, शिशुओं के जठर रस में होता है, शिशु छोटे बच्चे की बात हो रही है जो कि दूध पी रहा है, तो इसके दूध में बेटा माल्टेज नहीं होता। माल्टेज आपका डाइसेक्राइडेज है जो कि छोटी आंत में आती है, रस में होता है। पेप्सिनोजेन और रेनिन होगा, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है आपके अग्नाशयी रस में। पेप्सिनोजेन होगा, लाइपेज होगा, ठीक है। पेप्सिनोजेन होगा, लाइपेज होगा, रेनिन होगा, ठीक है। अमाइलेज होगा, रेनिन होगा, पेप्सिनोजेन नहीं, सॉरी अमाइलेज नहीं होता है ना, हाँ अमाइलेज नहीं होता है, अमाइलेज नहीं होगा, रेनिन होगा और पेप्सिनोजेन होगा, तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 3। रेनिन तो मुख्य रूप से, अमाइलेज बिल्कुल भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत लाइपेज फिर भी होता है आपके जठर रस में। अगला, आमाशय में जठर अम्ल किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो बेटा हमने देखा था, एक होते हैं उसमें बेटा म्यूकस नेक सेल्स, जिसको हम बोलते हैं श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं बेटा क्या करती हैं, ये श्लेष्मा का स्रावन करती हैं, जो कि आमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षित करती है HCl के प्रभाव से, है ना, तो ये श्लेष्मा का स्रावन करती है। ठीक है, अगली हो गई बेटा आपकी मुख्य कोशिकाएं, चीफ सेल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, और इनको हम बेटा पेप्टिक कोशिकाएं भी बोलते हैं, और इन कोशिकाओं से स्रावन होता है, ये हो गई पहली, ये दूसरी, इनसे स्रावन होता है बेटा पेप्सिनोजेन का, पेप्सिनोजेन यानी कि निष्क्रिय एंजाइम का, और आपके प्रोरेनिन का, आया नहीं, प्रोरेनिन का। फिर हो गया बेटा तीसरा आपका भित्ति कोशिकाएं, जिनको हम पैराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं भी बोलते हैं, भित्ति, पैराइटल या ऑक्जेंटिक, इनसे बेटा आता है आपका HCl और नेज कारक। यही HCl बेटा 1.8 का pH बनाता है आपके आमाशय में, और यही इन निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है ना। तो जठर अम्ल यानी कि बात हो रही है, HCl किसके द्वारा स्रावित होता है, आपकी पैराइटल कोशिकाओं द्वारा, ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका। तो अम्लीय कोशिकाएं कुछ होती नहीं है। अगला, निम्न में से कौन ग्रहणी में हिपैटोपैनक्रियाटिक नलिका के द्वार को नियंत्रित करता है, तो ये आपका बेटा अग्नाशय हो गया, यहाँ से आने वाली नलिका हो गई आपकी पैनक्रियाटिक, यहाँ से बेटा ये आपका यकृत हो गया, पीछे आपका ये पित्ताशय हो गया, यहाँ से आ गई सिस्टिक नलिका, ये दोनों आ गई बेटा आपकी यकृतीय नलिका, ये सब मिलकर के बनाती हैं पित्त नलिका, और ये आकर के खुलती है आपके अग्नाशय में, और ये बेटा कॉमन आपकी ग्रहणी में खुलती है, जिसको हम बोलते हैं एम्पल ऑफ वाटर, और एम्पल ऑफ वाटर पे यहाँ पे होती है बेटा ओडी की अवरोधनी, हाँ या नहीं, इसको हम बोलते हैं ओडी की अवरोधनी। तो हिपैटोपैनक्रियाटिक नलिका को, हिपैटो मतलब यकृत से आने वाली, पैनक्रियाटिक मतलब अग्नाशय से आने वाली नलिका को कौन नियंत्रित करता है बेटा, तो ओडी का स्फिंक्टर या ओडी की अवरोधनी। यस, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उद्दीपित करता है, तो अग्नाशयी रस को बेटा जो उद्दीपित करता है, अग्नाशयी रस यानी कि अग्नाशय से निकलने वाला, दो होते हैं बेटा, एक तो होता है आपका सीक्रेटिन, ठीक है, इसके बारे में हम हार्मोन वाले अध्याय में पढ़ेंगे, ये सबसे पहला खोजा गया आपका हार्मोन है। इसके अलावा बेटा एक होता है पैनक्रियोजाइमिन, ठीक है, ये दोनों आपके अग्नाशय के रस को स्रावित करते हैं। इसमें बेटा सीक्रेटिन जो होता है ये अग्नाशय से बाइकार्बोनेट आयन निकलवाता है, जो कि क्षारीय करता है वहां के पीएच को या उदासीन करता है, ठीक है, क्योंकि जो आमाशय से आ रहा है वो तो 1.8 का पीएच है। फिर आपका बाइकार्बोनेट, अग्नाशयी रस और बाइकार्बोनेट, तो अग्नाशयी रस के लिए हो गया बेटा आपका पैनक्रियोजाइमिन, और बाइकार्बोनेट के लिए हो गया आपका सीक्रेटिन, है ना। तो पहले आपको ये लिखना है, ये पहले और ये दूसरे नंबर पे। तो गैस्ट्रिन और इंसुलिन तो नहीं है बेटा, गैस्ट्रिन आपके आमाशय में जो जठर रस होता है उसका स्रावन कराता है,
कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन तो बिल्कुल नहीं है, एंजियोटेंसिन और एपिनेफ्रिन नहीं। अब बेटा कोलिसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमिन ये हम कॉमन बोल देते हैं ऐसे, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये कोलिसिस्टोकाइनिन बेटा आपके पित्त रस का स्रावन करवाता है पित्ताशय से, है ना। तो कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन को हम ऐसे कॉमन लिखते हैं CCK PKZ, ठीक है। ये हार्मोन आपके पित्ताशय से पित्तरस निकलवाता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलवाता है। तो आइडियली तो इसका उत्तर पैनक्रियोजाइमिन होना चाहिए, पर क्योंकि नहीं है तो हम कोलिसिस्टोकाइनिन कर देंगे, तो आपका उस हिसाब से बेटा विकल्प हो जाएगा दूसरा। मैं क्लियर बता रही हूँ समझा करके कि आइडियली क्या होना चाहिए और दिए गए विकल्पों के हिसाब से क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, लिबरकुन की दरारों की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं? तो ये बेटा हो गई आपकी सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर के तल पर, बेस पर आपकी ये लिबरकुन की दरारें होती हैं, जो कि एक तरफ तो बेटा ब्रूना ग्रंथि के स्रावन को उठाती हैं, ये आपकी ब्रूना ग्रंथि हो गई। इकलौती ऐसी ग्रंथि जो कि बेटा सब म्यूकोजा में पाई जाती है, अधः श्लेष्मिका में पाई जाती है ना, ये पाई जाती है आपकी सब म्यूकोजा में। दूसरी बेटा ये हो गई आपकी पैनेथ कोशिकाएं। पैनेथ कोशिकाएं और गोबलेट श्लेष्मा कोशिकाएं इकलौती दो ऐसी कोशिकाएं जो कि एक कोशिकीय होती हैं, बाकी सारी ग्रंथियां बेटा बहुकोशिकीय होती हैं। तो पैनेथ सेल से बेटा क्या निकलता है आपका लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम क्या करता है बेटा, लाइसोजाइम आपका सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, जो भी प्रतिजैव मतलब जो भी बैक्टीरियाज वगैरह आपकी आंत तक पहुंचे हैं उनको मार देते हैं, है ना। तो ये पैनेथ कोशिका है इसका उत्तर दूसरा। और ये आपके कहाँ पर उपस्थित होती हैं बेटा, ये होती हैं आपके म्यूकोजा में। भ्रूण ग्रंथियां क्या पाई जाती हैं आपके सब म्यूकोजा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके, एक 2 वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया, जहां दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे, तो कौन से दांत उसमें अनुपस्थित हैं? तो बेटा हम लोगों ने शिशु में और वयस्क में दंत सूत्र पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था मैडम। शिशु में 2102, 2102, 2102 और 2102। वयस्क में 2123। यस, यहीं पे बेटा एक बीच में और कंडीशन बनती है, वो है एक 17 वर्षीय युवक में। 17 वर्ष के युवक में अगर मैं बात करूं बेटा, 17 वर्ष के युवक में कितने दांत होंगे? तो बेटा इसमें डेंटल फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से 2122। क्यों? क्योंकि बेटा अक्ल की दाढ़ तो 18 साल के बाद आती है ना, तो इसमें आखिरी चर्वणक नहीं होता है ना। तो कौन से बेटा दांत उसमें अनुपस्थित हैं? ये वाले। और ये कौन से दांत हैं बेटा? ये हैं आपके प्रीमोलर्स, जिनको हम बोलते हैं अग्र चर्वणक, ठीक है। ये बच्चों में नहीं होंगे, तो अग्र चर्वणक बच्चों में नहीं होंगे प्रीमोलर्स। क्लियर? मैं रिवाइज कराती चल रही हूँ चीजें कि अभी भी अगर तुम्हारा कुछ छूट गया तो वो हो जाए भैया कवर। निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नाशयी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता? तो हम पहले एक तरफ से लिख लेते हैं अग्नाशयी रस में होता है क्या? तो बेटा प्रोटीन पाचन के लिए अग्नाशयी रस में होता है आपका ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। फिर आपके वसा पाचन के लिए होता है बेटा इसमें लाइपेज। शर्करा या स्टार्च पाचन के लिए बेटा इसमें होता है आपका अल्फा अमाइलेज। और न्यूक्लिक अम्ल पाचन के लिए इसमें होता है बेटा न्यूक्लियेज, ठीक है। क्विक रिवीजन हो गया अपना। अब इसके हिसाब से हम लगा लेंगे अपना उत्तर। आया नहीं? लगा लिया आप लोगों ने? अमाइलेज होता है, पेप्टाइडेज नहीं होता है। ट्रिप्सिनोजेन है, रेनिन है, ठीक है। अमाइलेज होता है, पेप्सिन नहीं होता है। ट्रिप्सिनोजेन होता है, माल्टेज नहीं होता है। पेप्टाइडेज, अमाइलेज, पेप्सिन नहीं होता है, रेनिन नहीं होता है। लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिनोजेन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है। उत्तर हो गया आपका 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? तो इसके बारे में आइडियली आप लोग पढ़ते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में, ठीक है। हम दूध से दही कैसे बनाते हैं बेटा? दूध से दही बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस का LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना, ऐसा जीवाणु जो कि लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस ऐसा जीवाणु जो कि लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। तो दूध से बेटा जब दही बनता है तो दूध के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन होकर के वो जम जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा उसमें विटामिन B12 की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए दूध अगर आप नहीं पीते कोई बात नहीं, पर दही खूब मात्रा में खाओ, ठीक है। आपकी बॉडी में विटामिन B12 बढ़ रहा है, विटामिन B12 बढ़ेगा तो अरक्तता, अनीमिया की शिकायत कभी नहीं होगी, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी जठर कोशिकाएं, उठर नहीं है ये, जठर है, कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती है? तो अभी मैंने आपको बताया बेटा कि आपकी जो भित्ती कोशिकाएं हैं जिनको कि हम पेराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं भी बोलते हैं, इनसे बेटा आपका HCl तो निकलता ही है। HCl के अलावा बेटा इससे आपका नैज कारक निकलता है। ये बेटा जो नैज कारक होता है, ये नैज कारक विटामिन B12 का अवशोषण कराता है, और विटामिन B12 अगर ये नहीं होगा, ठीक है, अगर ये ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से नैज कारक नहीं निकलेगा, विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा, तो बेटा आप में अरक्तता यानी कि अनीमिया होने के चांसेस हैं। तो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है, ठीक है, मुख्य कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं नहीं होती, श्लेष्मा नहीं होती। उत्तर हो जाएगा आपका 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी परिभाषित शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं? तो हमारे पास बेटा अलग अलग तरह के दांत होते हैं, है ना, हमारे पास कृंतक है, हमारे पास रद्नक है, हमारे पास अग्रचर्वणक है, और बेटा हमारे पास चर्वणक है ना, कृंतक, रद्नक, इंसिडस, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो ये बेटा क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि हमारे दांत कैसे हैं, विषमदंती, है ना। तो गर्तदंती है, द्विबारदंती है, समदंती नहीं है, पार्श्वदंती नहीं है, द्विबारदंती है, विषमदंती, पार्श्वदंती नहीं है, एक बार दंती नहीं है, समदंती नहीं है, गर्तदंती, ये हो गए बेटा हमारे विषमदंती। अब द्विबारदंती बेटा, द्विबारदंती एक होते हैं बेटा अपने बच्चों में, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक दंत विन्यास। दूसरा हो गया बेटा अपना वयस्कों में, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक या स्थायी दंत विन्यास। गर्तदंती का क्या मतलब होता है? ये आपका क्राउन है, ये आपका रूट है जो कि अंदर हड्डी में धसा हुआ है, और पेरिडोंटल लिगामेंट्स की सहायता से। तो हमारे जो दांत हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं? गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे मुंह में कई सारे ऐसे दांत हैं जो कि एक बार दंती है, जो कि एक ही बार आते हैं, जिसमें हो गए आपके अग्रचर्वणक, है ना। तो एक बार दंती वाले बेटा कौन कौन से दांत हैं? एक बार दंती हमारे पास कितने हैं बेटा? एक बार दंती हैं हमारे पास अग्रचर्वणक और अग्रचर्वणक, जो कि कितने हैं? 2 × 4 यानी कि 8। और हो गया बेटा आपके पास अक्लदाढ़, जो कि आखिरी चर्वणक है ना, अक्लदाढ़ जो कि आखिरी चर्वणक है, दाढ़, दाढ़ गलत लिख दिया, ठीक है। और ये होते हैं 1 × 4 यानी कि 4। तो ये 12 दांत बेटा हमारे पास एक बार दंती हैं, बाकी 20 आपके द्विबार दंती हैं, ठीक है। तो द्विबार दंती वाले कितने हैं हमारे पास? 20। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा आपका? 4। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्राव जठर आंत पथ के आस्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित रखते हैं। तो पूरी बेटा आपकी जठर आंत है, मतलब पूरी आपकी जो आहार नाल है, उसमें बेटा आपकी श्लेष्मा कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम बेटा कलश कोशिकाएं भी बोलते हैं। श्लेष्मा या कलश कोशिकाएं, जिनसे कि बेटा श्लेष्मा स्रावित होता है, और ये श्लेष्मा आपकी पूरी आहार नाल को अंदर से इस तरीके से ढक लेता है, जिससे कि कोई भी एंजाइम या HCl वगैरह, एसिड न्यूट्रल जैसा भी पीएच है ना, वो आपकी आहार नाल की भित्ति के संपर्क में ना आए और उस भित्ति को बचाता है, ठीक है। तो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं नहीं है, ये हो गई आपकी बेटा गोबलेट कोशिकाएं, ठीक है। गोबलेट कोशिकाएं ही आपकी श्लेष्मा या कलश कोशिकाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला, तो इसका उत्तर हो गया आपका 4। अगला प्रश्न है बेटा, चलो संरचनाओं को अंगों में उनके स्थान के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। आ जाओ बेटा, ब्रूनर ग्रंथियां,
लैंगरहैंस द्वीप, तो लैंगरहैंस द्वीप तो बेटा आपके अग्नाशय में पाए जाते हैं। सबसे सिंपल सी का वन, सी का वन यहाँ है, सी का वन यहाँ है। चलो भैया एक आपका विकल्प नहीं हो सकता। ग्लिसन कैप्सूल, ग्लिसन कैप्सूल बेटा यकृत की सबसे छोटी जो इकाई होती है यकृत पालिकाओं का। ग्लिसन कैप्सूल क्या है बेटा? यकृत पालिकाओं का आवरण, हेपेटिक लोब्यूल्स का कवर है ना, यकृत पालिकाओं का आवरण बेटा, उसको ही हम ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बी का 4, बी का 4 यहाँ है, बी का 4 यहाँ है, ये नहीं है। तो आपका दो ऑप्शंस तो बिल्कुल अलग हो गए। अब लिबरकुन की प्रगुकाएं बेटा कहाँ पे पाई जाती हैं? लिबरकुन की प्रगुकाएं मतलब लिबरकुन की दरारें बेटा आपके पूरी आंत में पाई जाती हैं, ठीक है। लिबरकुन की प्रगुकाएं ग्रहणी और शुद्रांत दो दिए हुए हैं। भ्रूण ग्रंथियां बेटा ये मुख्य रूप से आपके ग्रहणी में पाई जाएंगी, तो डी का हो जाएगा 2 लो। और लिबरकुन की प्रगुहिकाएं, लिबरकुन की दरारें ये बेटा कहाँ पाई जाती हैं? आपके विलाइस के बेस पर है ना, ये आपकी जो सूक्ष्मांकुर हैं उनके नीचे स्थल पर पाई जाती हैं। और सूक्ष्मांकुर बेटा सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है? आपके शुद्रांत में, मध्यांतर और शुद्धांत में। तो यहाँ पे बेटा लिबरकुन की प्रगुकाएं पाई जाएंगी, तो ए का हो जाएगा आपका 3, यस, उत्तर हो जाएगा आपका 1। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटेरोकाइनेस किसके बदलने में सहायक है? तो बिल्कुल अभी आपको बताया था मैंने, अग्नाशयी रस से जो प्रोटीन पाचक एंजाइम आते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब निष्क्रिय अवस्था में है। आपके आंती भित्ति से निकलने से जो आपका एंजाइम आता है एंटेरोकाइनेज, ये आपके ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में यानी कि सक्रिय रूप में परिवर्तित करता है। ये सक्रिय ट्रिप्सिन आपके काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में परिवर्तित करता है। तो आपका ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना एंटेरोकाइनेज के द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में सही कथन का सही चुनना है बेटा। सिरोसा आहार नाल का सबसे अंदर वाली परत है, गलत। सबसे बाहर होती है बेटा सिरोसा, है ना। फिर होती है आपकी मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस में भी बेटा बाहर की तरफ होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल, अंदर की तरफ होती है सर्कुलर, मतलब बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियां, आंतरिक वृत्ताकार पेशियां, उसके भी अंदर बेटा आमाशय में आपकी एक तिर्यक पेशियां यानी कि ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती हैं। फिर आता है बेटा आपका सब म्यूकोसा यानी कि अधोश्लेष्मिका, और फिर आता है आपका म्यूकोजा। तो बाहर से अंदर की तरफ ये है, ये बाहर है सबसे और ये सबसे अंदर है। तो बाहर से अंदर ये हो गई, अंदर से बाहर ऐसा, ठीक है। तो सिरोसा सबसे अंदर वाली परत नहीं होती है, गलत हो गया। शुद्रांत सबसे ज्यादा मतलब अत्यधिक कुंडलित भाग होता है, बिल्कुल सही बात है। इलियम छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग बेटा बहुत ज्यादा कुंडलित होता है, मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी में, क्लियर ये लाइन लिखी हुई है, 20 में आया वो क्वेश्चन है। कृमि रूपी परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होती है, नहीं बेटा, ये अंधनाल यानी कि सीकम से उत्पन्न होती है। और ये आपके अंदर एक अवशेषी अंग है, आया नहीं, ये हमारे अंदर एक अवशेषी अंग है जो कि अंधनाल से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। शुद्रांत छोटी आंत में खुलता है, शुद्रांत बड़ी आंत में खुलता है। इसमें खुलता है बेटा शुद्रांत छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग है जो कि बड़ी आंत में खुलता है। तो सही विकल्प हो गया आपका 2। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ओडी अवरोधनी कहाँ उपस्थित होती है? तो अभी हमने देखा था बेटा ये आपकी अग्नाशयी नलिका है ना, और ये आपकी बेटा वो सामान्य पित्त नलिका आ रही है जो कि खुल रही है आपके ये ग्रहणी भाग में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये खुलती है बेटा अग्र शुद्रांत एवं ग्रहणी संधि, नहीं, त्रिकांत्र संधि, यकृत अग्नाशयी वाहिनी एवं ग्रहणी संधि। हाँ तो ये आपकी यकृत अग्नाशयी वाहिनी आ गई, ये आपकी ग्रहणी है, तो यहाँ पर बेटा ये खुलती है, जठर रसिका ग्रसिका पे नहीं खुलती है। उत्तर हो गया आपका 3। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा कार्य लार ग्रंथियों के स्रावणों द्वारा नहीं किया जाता है? लार ग्रंथि से क्या नहीं होता है? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिल्कुल होता है। लार ग्रंथियों में बेटा आपका अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, अमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं इसको बेटा। और ये क्या करता है? ये 30% स्टार्च का पाचन आपकी मुख गुहा में करता है। तो ये तो बेटा बिल्कुल सही हो गया, है ना, सही है। मुख गुहा का स्नेहन बिल्कुल करता है, लुब्रिकेशन करता है ना, जो लार ग्रंथियों से लार आ रही है, अगर लार नहीं आएगी तो मुंह सूखा सूखा लगता है, तो स्नेहन करने यानी कि लुब्रिकेशन का काम भी आपका लार करता है। डाइसेक्राइड का पाचन नहीं करता है। डाइसेक्राइड का पाचन बेटा आपके डाइसेक्राइडेजेस करते हैं, डाइसेक्राइडेजेस। और ये जो डाइसेक्राइडेज एंजाइम होते हैं ये बेटा आपके आंतीय रस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आपके
आती रस में। तो ये लार ग्रंथियों का काम नहीं है। मुख में जीवाणुओं की संख्या का नियंत्रण बिल्कुल होता है बेटा। यहाँ पे लाइसोजाइम आता है, लाइसोजाइम, ये भी बेटा आपके लार में उपस्थित होता है ना। तो वो बेटा जीवाणुओं की संख्या को नियंत्रित करता है आपके मुख गुहा में। तो इसका उत्तर बेटा 3, डाइसेक्राइड का पाचन आपकी मुख गुहा में नहीं होता है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल रक्त में अवशोषित नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ अवशोषित होते हैं बेटा? ये आपकी लसिका कोशिकाओं में, लैक्टियल जिनको हम बोलते हैं, उसमें अवशोषित होते हैं। विशिष्ट लसिका कोशिकाएं जिन्हें लैक्टियल कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन को लसिका वाहिनियों से लेकर अंततः रक्त में लेकर जाती हैं। सही बात है। आपकी स्पेसिफिक स्पेशल लिम्फ वेसल्स होती हैं लसिका कोशिकाएं, जिनको हम बेटा लैक्टियल बोलते हैं। ये बेटा काइलोमाइक्रॉन, काइलोमाइक्रॉन क्या होते हैं? अंदर तो हो गया बेटा आपका वसा, जिसमें बाहर इसका शीर्ष जो कि जल रागी है, अंदर इसकी पूंछ जो कि जल विरागी है, और इसके चारों तरफ बेटा प्रोटीन का आवरण होता है। क्या होता है इसके चारों तरफ? प्रोटीन का आवरण। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन, है ना। इनको लेकर के लसिका वाहिनियां अंततः रक्त में लेकर जाती हैं। सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोनों कथन 1 और 2 गलत है? नहीं। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है? नहीं। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है? नहीं, दोनों सही है ना। हाँ, तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जठर रस, अग्नाशय रस तथा लार की पीएच बता दो। तो भैया जठर रस होता है आपका 1.8 से 2.4, ठीक है। अग्नाशय रस होता है बेटा आपका 7.4 से 7.8, और लार का पीएच होता है आपका 6.8। तो ले लो 1.8, 6.8, ये क्रम आपको सही रखना है, ठीक है। 1.8, 7.8, 6.8 बिल्कुल सही है। 1.8, 6.8 ये गलत हो गया, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका 2। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक तो बेटा जितने थे ये आपके नीट में आए हुए क्वेश्चंस थे। अब ये कुछ अलग क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया मुख गुहा में संपन्न नहीं होती है? तो क्या मुख गुहा में नहीं होता है? स्टार्च का माल्टोज में टूटना, बताया था अभी। 30% स्टार्च जो होता है बेटा, इसका माल्टोज में जो कन्वर्जन होता है वो अमाइलेज की वजह से होता है, या टाइलिन जिसको हम बोल सकते हैं ना, जो कि लार अमाइलेज इसको हम बोल देंगे, लार अमाइलेज की वजह से होता है, ठीक है। भोजन को चबाना भी मुख गुहा में होता है। भोजन के साथ लार का मिश्रण करना भी मुख गुहा में होता है। माल्टोज का अवशोषण बेटा मुख गुहा में नहीं होता है। ये कहाँ होता है? आपकी छोटी आंत में। सॉरी, माल्टोज का अवशोषण होता ही नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ही गलत है। ये माल्टोज टूट के क्या बनाता है? ये माल्टोज छोटी आंत में माल्टेज की उपस्थिति में, छोटी आंत में माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज 2 ग्लूकोज के अणु बनाता है, और इनका बेटा अवशोषण कहाँ होता है? आपकी छोटी आंत में। तो इसका अवशोषण होता है आपकी छोटी आंत में, है ना। तो ये गलत हो गया 4। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। गलत कथन को पहचानिए, ठीक है। गलत चुनना है ना, रॉन्ग। ओडी अवरोधनी ग्रहणी में यकृत अग्नाशयी वाहिनी के खुलने को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही है। मनुष्यों का प्राथमिक दंत विन्यास केवल चर्वणक न होने में स्थायी दंत विन्यास से भिन्न होता है। नहीं बेटा, केवल अग्र चर्वणक न होने में स्थायी विन्यास से भिन्न होता है, ठीक है। कृमि रूपी परिशेषिका अंधनाल से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। फ्रेनुलम जीवा को मुख गुहा के आधार से जोड़ता है ना। फ्रेनुलम जीवा को मुख गुहा के आधार से, इसकी जमीन से जोड़ता है। तो बेटा दूसरा गलत हो गया, क्योंकि अगर हम प्राथमिक और द्वितीयक दंत विन्यास में अंतर देखें तो प्राथमिक में अग्र चर्वणक नहीं होते, चर्वणक तो दोनों में है, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही कौन सा है? आ जाओ। फ्रेनुलम वह वलन है जिसके द्वारा जीवा मुख के आधार या मुख गुहा से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। जीवा की निचली सतह पर छोटे छोटे उभार होते हैं, नहीं बेटा, ऊपरी सतह पर उभार होते हैं। ऊपरी सतह पर उभार होते हैं जिनमें कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं, इनको हम पैपिले बोलते हैं ना। ग्रसनी वायु तथा भोजन दोनों का ही पथ है, बिल्कुल सही बात है। मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, नीचे एक लैरिंगो ग्रसनी भी होती है, ठीक है। ग्रसिका का आमाशय में खुलना, ग्रसिका ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक संयोजी अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है, जिसको हम आमाशय ग्रसिका अवरोधनी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो
पहला तीसरा और चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा और चौथा, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, ये तो गलत है, पहला दूसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा, ये पांचवा तो कथन ही कोई नहीं है, तो है ना, पहला और तीसरा और चौथा, तीन कथन सही है ना। तो इसे हम अलग से लिख दे रहे हैं, पहला तीसरा और चौथा, ये तीन आपके सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैनेत कोशिका किसका एक भाग है? तो अभी मैंने आपको बताया था बेटा, सूक्ष्मांकुर, उसमें लिबरकुन की दरारें, ये आपकी ब्रूनर ग्रंथियां, ये आपकी पैनेट सेल्स, है ना। तो पैनेट सेल्स किसका भाग है बेटा? ये लिबरकुन की दरारों का भाग है, पैनेट सेल्स। ये ब्रूनस ग्लैंड जो कि सबम्यूकोसा, मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, ब्रूनस ग्लैंड, पता नहीं बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं, इसलिए और मैं बता रही हूँ। तो ये ब्रूनर ग्रंथि का भाग नहीं है, लिबरकुन प्रगुगा का भाग है, जठरीय गर्त का नहीं है, अंकुर का शीर्षस्थ भाग, शीर्ष ये होता है बेटा, ये शीर्ष का भाग नहीं है, ये उसके बेस पर जो आपकी लिबरकुन की दरारें होती हैं उसका भाग है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 2। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन आस्तरित जल घुलनशील वसा सूक्ष्म बूंदों को काइलोमाइक्रोन कहते हैं, जो निर्मित होती हैं। ये काइलोमाइक्रोन निर्मित कहाँ होते हैं? तो बेटा ये तो हो गई आपकी छोटी आंत, ठीक है, ये हो गई आंत के अंदर आंती कोशिकाएं, जिनको हम बेटा एंटेरोसाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? ये हो गए आपके एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट मतलब कोशिका, एंटेरो मतलब आंत, तो ये आपकी आंती कोशिकाएं हो गई। ये बेटा जो मिसल बनते हैं, ये मिसल तो आपके यहीं बन जाते हैं, छोटी आंत के प्रौगिका में, है ना, ल्यूमेन में। ये मिसल जब अंदर जाते हैं तो इन्हीं के चारों तरफ बेटा प्रोटीन का आवरण आ जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? काइलोमाइक्रोन, है ना। तो ये कहाँ बन रहे हैं बेटा? काइलोमाइक्रोन बेसिकली आपके एंटेरोसाइट में बन रहे हैं। तो आंत के अवकाश के अंदर, ये बेटा आंत का अवकाश है, अवकाश में काइलोमाइक्रोन नहीं बन रहा है, मिसल बन रहे हैं, है ना, आंत के अंदर। अब आंत के अंदर बेटा हम इसलिए सही लगाएंगे क्योंकि आंत के अंदर ये कोशिकाएं जो है यहाँ पर बन रहे हैं, रक्त कोशिकाओं और लैक्टिल में नहीं बन रहे। इनका अवशोषण बेटा जो होता है वो लसिका वाहिनियों में होता है, जिनको हम बोलते हैं लैक्टियल। ठीक है, लैक्टियल में बनते नहीं है, ये बनते ही आंत की कोशिका में, जिनको हम एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। निम्न में से कौन सा इसकी स्रोत कोशिकाओं के साथ सही रूप में मेलित है या सुमेलित है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुख्य कोशिकाओं से नहीं आता, पहले लिखा दिया है मैंने, पेप्टिक कोशिकाओं से आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपकी भित्ति पेराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से आता है, ये गलत हो गया। पेप्सिन ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से नहीं आता, पेप्सिन आपकी मुख्य कोशिकाओं से, जिनको हम जाइमोजन कोशिकाएं या जीव कोशिकाएं, पेप्टिक कोशिकाएं भी बोलते हैं। काइमोट्रिप्सिन ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं से नहीं आता है, ये आता है आपके अग्नाशय से। और आंतरिक नैजकारक भित्तीय कोशिकाओं से आता है, बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा इसका 4। ये मैं पहले ही क्योंकि लिख चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, मैं एक बार सब चीज जो भी आई है वो लिख के दे रही हूँ, बार बार एक चीज को नहीं रिपीट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, उस सही समुच्चय की पहचान करें जो एंजाइम का नाम दर्शाता है, जहां से यह स्रावित होते हैं, और वह क्रियाधार जिस पर ये काम करते हैं। ठीक है, एंजाइम का नाम कहाँ से आ रहा है और किस पर काम कर रहा है? ठीक है, सुक्रेज, ठीक है, अग्नाशय से नहीं आता बेटा, ये आती रस से आता है, यानी कि ये छोटी आंत से आता है, ठीक है, और ये सुक्रोज पर काम करता है, ठीक है। स्टेप्सिन आंत से नहीं आता बेटा, ये अग्नाशय से आता है। स्टेप्सिन बेटा आपके लाइपेज का दूसरा नाम है, किसका दूसरा नाम है? आपके लाइपेज का दूसरा नाम है, लेकिन उस लाइपेज का जो अग्नाशय से आ रहा है, नया नाम है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था। न्यूक्लियस अग्नाशय से आता है और न्यूक्लिक अम्ल पे काम करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पेप्सिन लिबरकुन प्रगुकाओं से नहीं आता, ये बेटा आपकी आमाशय में जो पेप्सिनोजेन है ना, आमाशय में जो आपकी मुख्य कोशिकाएं होती हैं बेटा, उनसे आता है ना, ठीक है, मुख्य कोशिकाओं से। और ये पेप्टोन्स पे काम नहीं करता, ये प्रोटीन पे काम करता है, उनको तोड़ के पेप्टोन बनाता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 3, ठीक है। आगे चलें बेटा, अगला प्रश्न है आपका, चित्र पहचान लो भैया। तो ये चित्र बेटा मैं एक बार आपको खुद बना करके बता दूंगी। ये हो गया आपका लिवर, ठीक है, यकृत। यकृत की दोनों पालियों से बेटा एक एक नलिका आती है, इसको हम बोलते हैं दाई यकृती नलिका
और बाईं यकृतीय नलिका। ये दोनों यकृतीय नलिका दाईं और पालियों से आने वाली, दाईं और बाईं पालियों से आने वाली, ये बनाती हैं सामान्य यकृतीय नलिका। ठीक है, चलो एक एक ये हो गया, सॉरी। नेक्स्ट बेटा, यहां होता है आपका पित्ताशय, इससे निकलती है आपकी पित्त वाहिनी जिसको हम सिस्टिक नलिका बोलते हैं, या पित्त नलिका लिख दो, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में नाम अलग है, इसमें लिख रही हूँ। ठीक है, ये दोनों बेटा मिलती हैं और ये बनाती हैं आपकी, क्योंकि ये भी आपका क्या लेकर आ रही हैं, ये भी पित्रस ला रही हैं, ये भी पित्रस ला रही हैं, तो इन दोनों को हम मिला करके बोल देते हैं सामान्य पित्त नलिका। ठीक है, अब ये आकर के बेटा कहाँ खुलती हैं, ये आकर के खुलती हैं आपके अग्नाशयी नलिका में। तो ये हो गई आपकी अग्नाशयी नलिका। अग्नाशयी नलिका और पित्त नलिका दोनों मिलकर के बनाती हैं आपकी सामान्य यकृत अग्नाशयी नलिका। क्या बनाती है बेटा, सामान्य यकृत अग्नाशयी नलिका, कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये बेटा फूली हुई होती है थोड़ी ग्रहणी में, ये आपका ग्रहणी हो गया, यहाँ पर ये फूली होती है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। और यहाँ पर बेटा जो अवरोधनी होती है उसी को हमने क्या बोला, ओडी की अवरोधनी। ठीक है, चलिए अब इसके हिसाब से जरा हम मैच कर लेते हैं अपने विकल्प। तो आ जाओ, ए ये हो गया बेटा आपका पित्ताशय, तो ए हो गया आपका पित्ताशय, पित्ताशय 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 पित्ताशय। बी बेटा हो गई आपकी यहाँ से पित्ताशय से नलिका, ये दोनों यकृति नलिका, तो ये हो गया आपकी सामान्य पित्त नलिका। ठीक है, तो मूल पित्त वाहिनी बोल सकते हैं, पित्त वाहिनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, पित्त वाहिनी, मूल पित्त वाहिनी, हम इसको ज्यादा सही बोलेंगे। ठीक है, फिर आपके सी बेटा आ गई यकृत अग्नाशयी वाहिनी, अग्नाशयी नहीं, यकृत अग्नाशयी वाहिनी नहीं है, सॉरी, यकृत अग्नाशयी नहीं है, सी केवल अग्नाशयी है ना, सी अग्नाशयी, अग्नाशय नहीं है, अग्नाशय है, अग्नाशयी, अग्नाशय भी मान लेते चलो। डी, अच्छा सी अग्नाशय है, सी अग्नाशय है, डी अग्नाशयी वाहिनी है। ठीक है, चित्र देख लेते हैं, डी अग्नाशयी वाहिनी है। ठीक है, और ई आपकी यकृत अग्नाशयी वाहिनी है, तो इसका विकल्प हो जाएगा बेटा आपका 4। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं है। डाइसेक्राइड के विखंडन के लिए उत्तरदायी पाचक एंजाइमों में शामिल है, तो डाइसेक्राइड्स बेटा कौन कौन से हैं आपके, माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। तो इनको पचाने के लिए माल्टोज को पचाने आएगा बेटा आपका माल्टेज, सुक्रोज को पचाने आएगा आपका सुक्रेज, यस, और लैक्टोज को पचाने आएगा आपका लैक्टेज। लिख के इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुका है कि कौन टूट के बनाते क्या हैं। तो माल्टोज टूट के बनाएगा बेटा ग्लूकोज ग्लूकोज, सुक्रोज टूट के बनाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज, और लैक्टोज टूट के बनाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यस। तो डाइसेक्राइड के विखंडन के लिए उत्तरदायी पाचक एंजाइम है आपके माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। तो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज और माल्टेज, पेप्सिन ट्रिप्सिन वगैरह माइलेज, दो। उत्तर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, निम्न में से कौन सा रोग इसकी विशेषता से गलत सुमेलित है, गलत कौन सा है, पीलिया, प्रभावित अंग त्वचा तथा आंखों का पीला होना, है ना, जॉन्डिस। कॉन्स्टिपेशन में आंत की अपसामान्य गति, बिल्कुल सही है, इसमें कब्ज हो जाता है ना, रेगुलर बॉबल मूवमेंट नहीं होता है। डायरिया में मल का अत्यधिक पतला हो जाना, बार बार बॉडी से मतलब ज्यादा पानी निकलना, है ना। फिर अपच, प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित होती, नहीं बेटा, ये जो प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है वो है आपकी वमन। ठीक है, वॉमिटिंग जिसको हम बोलते हैं। अपच में खाना पचना बंद हो जाता है, उसका कई सारे कारण हो सकते हैं, आपको घबराहट हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, या कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला वगैरह खा लिया हो, एंजाइम का प्रॉपर स्रावन नहीं हो रहा है, ये सारे कई कारण हो सकते हैं अपच के। तो गलत कौन सा सुमेलित है आपका, चौथा। ठीक है, अगला देख लो, कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस तथा बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है,
तो अग्नाशयी रस को बेटा मैंने आपको पहले बताया इंसुलिन ग्लूकागॉन नहीं है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ देखो अग्नाशय के लिए पेनक्रियोजाइमिन और बाइकार्बोनेट के लिए सीक्रेटिन। ऑल्दो बाइकार्बोनेट भी बेटा आते आपके अग्नाशय से हैं, ये बाइकार्बोनेट भी आपके अग्नाशय से ही आता है, लेकिन इसको निकलवाने के लिए जो एंजाइम आता है वो है आपका सीक्रेटिन, है ना। एंजियोटेंसिन एपिनेफ्रिन नहीं है, उत्तर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया जिसमें आमाशय में संग्रहित पदार्थों को मुख से बाहर निकाला जाता है, यह प्रतिवर्ती क्रिया डैश में स्थित डैश से नियंत्रित होती है। तो कहाँ पर स्थित होती है बेटा, ये आपके वमन केंद्र में, है ना, मेडुला में स्थित, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मैं मेडुला ही लिख दे रही हूँ बस, मेडुला में स्थित आपके वमन केंद्र से नियंत्रित होती है ना। अब यहाँ पे बेटा सही चीज क्या है, बी पहले लिखा है ए बाद में लिखा है, तो बी मेडुला, बी मेडुला, ए वमन केंद्र, वमन केंद्र यहाँ पे, लेकिन यहाँ था हाइपोथैलेमस है। यस, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 4। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, विकल्प बहुत सोच समझ के लगाने हैं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये थे बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस आपके चैप्टर पाचन एवं शोषण से, जिसमें हमने एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे किए कवर, है ना, 2013 से लेके 22 तक। इसके अलावा बेटा जो एडिशनल 1-2 फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, इसको करने के बाद आप लोग प्लीज़ जो भी किताब है आपके पास वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर करें, और जिनके पास कोई किताब नहीं है बेटा वो ये सीरीज ही कर लो नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस की, तो काफ़ी हद तक तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यस, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।